गुड इवनिंग गाइस। सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिगो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एयरलाइन प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इंडिगो में, वेदर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से जा रहे हो, कन्वेंशनली जा रहे हो, ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो, कैबिन क्रू के लिए जा रहे हो, और अगर आपको इंडिगो के बारे में जानना है तो दिस वीडियो इज़ हाईली इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसमें मैंने एक एक टॉपिक उसके वेबसाइट से कवर किया है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट टू नो अबाउट इंडिगो। सो वी विल स्टार्ट इट। इंडिगो के बारे में आपको पता होगा कि इंडिगो इंडिया में प्रेजेंटली हाईली डोमिनेटिंग है। करंट अगर हम मार्केट शेयर देखें तो इट्स अराउंड 62 to 64% मार्केट शेयर है। और आपको पता है पेरिस शो में कितना बड़ा उन्होंने ऑर्डर दिया था, एयरबस को 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग इंडिगो के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडिगो के पिलर्स के बारे में बात करेंगे, इंडिगो के कोर वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, इंडिगो का फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, फ्लीट साइज़ के बारे में बात करेंगे, इंडिगो इतना अग्रेशन क्यों है, इतना डोमिनेंस क्यों है, उसके पीछे का रीजंस हम लोग जानना चाहेंगे। प्लस हम लोग जानना चाहेंगे कि थर्ड क्वार्टर में और प्रेजेंट क्वार्टर में जो भी उसके रिपोर्ट्स आए हैं वो क्या है। अभी रिसेंटली इंडिगो जब 2006 में लॉन्च हुआ था, 2009 में उन्होंने फर्स्ट प्रॉफिट किया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट कर ही रहा था अप अंटिल लास्ट क्वार्टर 3 में रिपोर्ट आया था कि 18% के अबाउट में उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो हम लोग ये भी देखेंगे एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है क्यों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पहले बात करें इंडिगो के बारे में तो इंडिगो का आईटा कोड है 6E, आईकाओ कोड है आईगो, कॉल साइन है आई फ्लाई। इंडिगो वॉज फाउंडेड इन 2006 and its first flight operation was started on 4th August 2006 और फ्लाइट जो था वो न्यू दिल्ली से इम्फाल गया था वाया गुवाहाटी। ठीक है, और ये कौन सा एयरक्राफ्ट था? A320 था। ठीक है, इंडिगो A320 ही फ्लीट यूनिफॉर्मिटी के लिए रखता है। वो भी हम लोग बात करेंगे क्यों A320 ही वो प्रेफर करता है इंडिगो रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये टर्म्स ध्यान में रखना है, ये टर्म्स हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये टर्म्स ना आपको कोई बताता नहीं है, आपको पता नहीं होता है, बट ये टर्म्स ऐसे है कि अगर आप इंटरव्यू में इन टर्म्स को यूज करोगे, इनके बारे में एक्सप्लेन करोगे, तो वो एक अलग अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगा इंटरव्यू पर। ठीक है, इंडिगो का एग्रेशन और डोमिनेंस क्यों है? एक सेल्स एंड लीजबैक मॉडल है, सबके बारे में बात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, हब एंड स्पोक मॉडल है, यूनिफॉर्मिटी इन फ्लीट है, CSR प्रोग्राम है। ठीक है, अब जो भी हमने टर्म्स अभी आपको दिखाया वो सारे टर्म्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या होता है, इंटरव्यू में आप जाते हो और आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो, तो आप इंडिगो के 4 पिलर के बारे में बता देते हो, या आपसे पूछते हैं कि इंडिगो के पिलर्स के बारे में बताओ, तो आप जेन्युइनली 4 पिलर के बारे में बता देते हो कि अफोर्डेबल फेयर्स है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, कर्टियस एंड हासिल फ्री सर्विस है, अनपैरेलल नेटवर्क है। बट आप उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि अगर अफोर्डेबल फेयर है तो अफोर्डेबल फेयर का रीजंस क्या क्या है, क्यों वो अफोर्डेबल फेयर दे पा रहा है। अगर ऑन टाइम परफॉर्म कर रहा है इंडिगो, तो क्या रीजन है कि वो ऑन टाइम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ये 4 पिलर को अच्छे से इन डेप्थ देखेंगे कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा 4 पिलर में इंडिगो क्या कर रहा है जिसके कारण ये सब एट्रीब्यूट्स वो दे पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि डिले नहीं होता है। ठीक है, वो टाइमली जो टाइम वो लिख रहा है कि इतने एट दिस पर्टिकुलर टाइम एयरक्राफ्ट डिपार्ट करेगा, अराइव करेगा, तो वो ऑन टाइम दे पा रहा है, वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो DGCA 2003 में इंडिगो को मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन कहा गया था। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में ये अमॉन्ग टॉप 10 ग्लोबल एयरलाइन में है। अब बात करते हैं कि ये ऑन टाइम परफॉर्मेंस क्यों दे पा रहा है, तो एक टर्म होता है TDR, टेक्निकल डिस्पैच रिलायबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है एविएशन में, जो कि बताता है कि आपका टेक्निकल परफॉर्मेंस कितना है। ठीक है, कि आपके MRO फैसिलिटी जो है वो अच्छे से इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं, मतलब एयरक्राफ्ट में दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, एयरक्राफ्ट में ऐसा तो नहीं है कि कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है। टेक्निकल इशू आएगा एयरक्राफ्ट में तो एयरक्राफ्ट तो आपका ग्राउंडेड रहेगा। इंडिगो को प्रॉफिट तभी है जब एयरक्राफ्ट हवा में चले। अब अगर टेक्निकल रिलायबिलिटी अच्छी है, टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छा है, टेक्निकल कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस होगा। ध्यान में रखना है, आप कभी भी बोलो ऑन टाइम परफॉर्मेंस, प्लीज मेंशन द टर्म टेक्निकल डिस्पैच रिलायबिलिटी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि 99.92% TDR है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, इट इज अ की मेट्रिक इन एविएशन टू मेजर रिलायबिलिटी ऑफ फ्लीट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस।
अगर 99.92% TDR है, इसका मतलब है dispatched on time without any delay caused by technical issue, मतलब 99.92 टाइम्स है कि भाई कोई आपका डिले नहीं होगा डिस्पैच में। ठीक है, ये एक MRO फैसिलिटी को भी बताता है कि वो कितना बढ़िया है इंडिगो का। ठीक है, हाँ, इंडिगो ने एक काम और किया था कि फास्टर डिबोर्डिंग करने के लिए। अब देखो होता क्या है कि एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट से जब सब उतरेंगे, एयरक्राफ्ट क्लीन होगा, तभी एयरक्राफ्ट वापस फ्लाई करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो अब इंडिगो ने क्या किया, डिबोर्डिंग में काफी समय लगता था। डिबोर्डिंग मतलब जब पैसेंजर डिबोर्ड करते हैं, एयरक्राफ्ट से उतरते हैं, उन्होंने क्या किया, एक थर्ड रैंप लगा दिया, एक एक्स्ट्रा रैंप लगाया। उसके कारण क्या हुआ, 5 मिनट सेव हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये 5 मिनट तो कुछ खास नहीं है, इतना कम करके के क्या ही हो जाएगा। बट आप ऐसे सोचो कि इंडिगो का डेली जो फ्लाइट है वो अराउंड 2100 चलता है। अगर 2100 फ्लाइट्स को आप इंटू करो 5 मिनट के हिसाब से, तो सोचो कितना बड़ा टाइम ये हो जाता है। ठीक है, करीब 10,000 मिनट्स हो जाएगा। 10,000 मिनट्स काफ़ी होता है। तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि उन्होंने फास्टर डिबोर्डिंग के लिए थर्ड रैंप यूज़ किया। एक चीज़ और जानना है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए, एक होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सपोज करो एक एयरक्राफ्ट आ रहा है अहमदाबाद से मुंबई आ रहा है। अब जब अहमदाबाद से मुंबई आया, वो एयरक्राफ्ट अपने पैसेंजर्स को डीबोर्ड करेगा। एयरक्राफ्ट जाहिर सी बात है गंदा भी होगा, तो जब एयरक्राफ्ट डीबोर्ड करेगा, गंदा हुआ तो उसको क्लीन करेगा, और उसके बाद सपोज करो वही एयरक्राफ्ट को फिर बॉम्बे से दिल्ली जाना है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है। तो ये जो फिगर होता है ना कि आप आए गुजरात से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो एयरक्राफ्ट कितने देर में आप तैयार कर रहे हो दिल्ली जाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। अगर हम देखें टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम इंडिगो का जो है वो अराउंड 20 मिनट्स है। बट अगर हम अदर एयरलाइन का देखें तो वही कुछ वो 30 मिनट से लेके 90 मिनट्स के बीच है। अब आप देखो, कम से कम टाइम इंडिगो अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में रखना चाह रहा है। कम टर्न अराउंड टाइम है, अगर 20 मिनट में ही वो सारी चीजें कर पा रहा है, रिफ्यूलिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एयरक्राफ्ट को हवा में रखना चाह रहा है। और एयरक्राफ्ट जितना ज्यादा हवा में रहेगा उतना ज्यादा वो पैसा मिलेगा उनको, इंडिगो को। इसलिए अगर आप इंडिगो के फ्लाइट में कभी गए होंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आपका डेस्टिनेशन आने वाला रहता है ना, उससे 5-10 मिनट पहले ही कैबिन क्रू या फ्लाइट क्रू मेंबर्स आएंगे और आपके सामने ना एक गार्बेज बैग टाइप का लेके आ जाते हैं। उसमें बोलते हैं कि आपका जितना भी वेस्ट आइटम है, सपोज आपने कुछ खाया पिया, ईटरी था, कुछ भी था, आइटनरी था, तो वो अगर फेंकना है तो उसमें फेंक सकते हैं। तो इससे क्या है, टर्न अराउंड टाइम कम हो गया, फास्टर डिबोर्डिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट यूज करना है। अगर पूछे इंटरव्यूअर कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट इंडिगो हैज ऑन टाइम परफॉर्मेंस, देन यू शुड मेंशन TDR, देन यू शुड मेंशन इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड रैंप फॉर फास्टर डिबोर्डिंग, देन यू शुड मेंशन हाई टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। अब बात आती है अफोर्डेबल फेयर्स क्यों आता है। अब देखो, इंडिगो के वेबसाइट में तो बड़ा इजी ढंग से लिखा हुआ है, रिड्यूस बुकिंग फी ऑन डायरेक्ट चैनल, पीरियोडिक सेल्स, मेकिंग एयर ट्रैवल एक्सेसिबल फॉर मुझे। पर एक्चुअली में रीजन क्या है, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है सेल्स एंड लीज बैक मॉडल। अब सेल्स एंड लीज बैक मॉडल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो मैं आज एयरबस के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मुझे 3 A320 चाहिए, तो एयरबस क्या बोलेगा कि ठीक है, इसका ये प्राइस है, आप ले सकते हो। इंडिगो गया एयरबस के पास, इंडिगो ने ऑर्डर दिया 200-300, एक बल्क ऑर्डर दिया, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस कोट मुझे एयरबस ने किया था, कंपैरेटिवली वो ज्यादा चीप होगा जो एयरबस इंडिगो को कोट करेगा। आप समझ रहे हो, उसने बल्क में ऑर्डर दिया हुआ है तो उसको हाई डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बल्क में ऑर्डर नहीं दिया तो मुझे शायद डिस्काउंट भी ना मिले। तो इंडिगो ने क्या किया कि एक बहुत ज्यादा एक बल्क ऑर्डर एयरबस को दिया, एयरबस से उसने डिस्काउंटेड प्राइस में एयरक्राफ्ट खरीदा, और फिर उसने क्या किया, वो एयरक्राफ्ट वो सपोज करो मुझे बेच दिया। इंडिगो ने बोला कि देख भाई, तू जा रहा था एयरबस के पास लेने के लिए, तेरे को सपोज 700 करोड़ रुपए लग रहे थे, सपोज करो 700 करोड़ लग रहे थे। मैं इंडिगो ने एयरबस से बल्क ऑर्डर खरीदा तो उसको पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट सपोज करते हैं कुछ 690 करोड़ से पड़ा, तो 10 लाख का तो प्रॉफिट, 10 करोड़ का तो प्रॉफिट हो गया। तो इंडिगो ने बोला कि यार अब एक काम करो, तू 700 में एयरबस से लेने जा रहा था, तुम एक काम करो 699 में मेरे से ही ले लो। ठीक है,
तो मैंने एयरक्राफ्ट इंडिगो से लिया। अब इंडिगो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैंने तो तेरे को 699 में एयरक्राफ्ट भेज दिया, तो एयरक्राफ्ट का करेगा क्या, एक काम करो मुझे वापस वो एयरक्राफ्ट लीज कर दो। तो आप देखो हुआ क्या, इंडिगो ने खरीदा एयरबस से बल्क ऑर्डर में एयरक्राफ्ट डिस्काउंटेड प्राइस में, फिर उसने वही एयरक्राफ्ट दूसरे को बेचा, दूसरे को बेचा तो उससे प्रॉफिट कमाया, उसके बाद उसी कंपनी जिसको वो बेचा वो उसी से लीज कर लिया। तो प्रॉफिट तो हर जगह, इस बीच इंडिगो ने प्रॉफिट तो कमाया ही, उसके बाद जब वो रेंट आउट किया सब कुछ किया तो एक लाइबिलिटी भी वो नहीं बना, क्योंकि वो रेंट आउट कर रहा है, लीज पे ले रहा है, ठीक है, वो पार्शियल ओनरशिप लिया हुआ है, वो कंप्लीटली ऐसा नहीं कि वो खरीद ही लिया, वो लीज पे लिया हुआ है। तो ये सेल्स एंड लीज बैक मॉडल होता है, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया हूंगा। अब होता है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, सपोज करो दो फ्लाइट है, ठीक है। इंडिगो का एक फ्लाइट चलता है रांची एयरपोर्ट या रांची एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट के लिए, या और हम लोग दूर लेते हैं, सपोज करो यस मुंबई एयरपोर्ट से सपोज करो वो चलता है उड़ीसा के एयरपोर्ट में, ठीक है, भुवनेश्वर के एयरपोर्ट में चल रहा है, फ्लाइट चल रहा है। तो उस फ्लाइट का जो डिमांड है ना, जो मुंबई से उड़ीसा जाने का डिमांड है वो काफी कम है। अब कम है, अगर फ्लाइट खाली जाता है या कम पैसेंजर के साथ जाता है मुंबई से लेके उड़ीसा, तो कंपनी को तो नुकसान होगा। कंपनी इस बीच चेक करता है कि उस रूट में कोलकाता भी पड़ रहा है, और वो देखता है कि कोलकाता भी हमारा एक बेस है, और कोलकाता से पुरी जाने के लिए या भुवनेश्वर जाने के लिए काफी लोग हैं उड़ीसा जाने के लिए। वो देखता है इंडिगो कि भाई मुंबई से तो उड़ीसा जाने वाले बहुत लोग नहीं है, बट हाँ मुंबई से कोलकाता जाने वाले बहुत लोग हैं, और कोलकाता से भुवनेश्वर जाने के लिए भी बहुत लोग हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे एक पॉइंट बना लेता है, ठीक है, हब बनाता है और स्पोक निकालता है उससे। वो क्या किया, मुंबई से एयरक्राफ्ट आएगा कोलकाता, ठीक है, जिनको मुंबई से उड़ीसा जाना है वो डायरेक्ट फ्लाइट, वो उस फ्लाइट में बैठेंगे ही, वो जाएगा ही, बीच में एक हॉल्ट मिल जाता है कोलकाता का। तो अब जो सीट वैकेंट जा रहा था जब वो डायरेक्ट फ्लाइट कर रहा था भुवनेश्वर के लिए, वो सीट तो वैकेंट नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोलकाता से उड़ीसा में भी कमा रहा है, मुंबई से कोलकाता में भी कमा रहा है, मुंबई से भुवनेश्वर अगर जा रहा है तो भी वो कमा रहा है। तो ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। फिर आता है लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये एयरक्राफ्ट करते हैं, ये सॉरी एयरलाइन करते हैं अपने कंपटीशन को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, और ये इंडिगो काफी रूथलेसली करता है। एग्जाम्पल अगर बताऊं लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी का, तो इट्स वेरी सिंपल। समझो कि आप जाते हो दिल्ली और आप देखते हो वहां पे कि 9:20 का एक एयर इंडिया का फ्लाइट है, 9:20 AM, सुबह का बात कर रहा हूँ, 9:20 का है। इंडिगो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार एयर इंडिया का फ्लाइट 9:20 का, एक काम करते हैं इससे सस्ते रेट पे 9:20 से हाफ एन आवर पहले और 9:20 से हाफ एन आवर बाद हम भी एक फ्लाइट निकालते हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए। अब देखो होगा क्या, जब आप जाओगे फ्लाइट बुक करने के लिए, आप देखोगे यार कि एयर इंडिया तो महंगा है। डेस्टिनेशन अगर आप न्यू दिल्ली से पटना जाना चाह रहे हो तो न्यू दिल्ली से पटना आपको एयर इंडिया तो देता ही, बट एयर इंडिया महंगा है। एट द सेम टाइम हाफ एन आवर पहले हाफ एन आवर बाद इंडिगो का भी एयरक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, इंडिगो का एयरक्राफ्ट भी पटना जा रहा है। तो आपको लगेगा यार हाफ एन आवर में अगर मैं 500,000 बचा लूं तो ये तो मेरे लिए इफेक्टिव ही हुआ ना। दिस इज लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी। इंडिगो क्या किया, एयर इंडिया के आधे घंटे बाद भी एक फ्लाइट लाया, आधे घंटे पहले भी एक फ्लाइट लाया, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया एयर इंडिया को, ठीक है, सस्ता फ्लाइट लाके। तो दिस इज लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब आता है फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट। आपको पता है कि हम बात करें अभी सीईओ और न्यू इंजन्स की बात करते हैं, करंट इंजन ऑर्डर और न्यू इंजन ऑर्डर। सो इसके बारे में भी एक वीडियो हम लोग निकालेंगे। बट न्यू इंजन ऑर्डर अगर हम देखते हैं ना, तो वो 20-30% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा पैसा बच जाता है। अफोर्डेबल फेयर्स कैसे वो देंगे आपको, वो चीप या अफोर्डेबल फेयर्स कैसे देंगे, जब उनकी खुद कॉस्ट कटिंग होगी, जब उनका खुद इतना पैसा लगेगा नहीं, लागत नहीं लगेगा, तभी ना वो आपको डिस्काउंटिंग दे पाएंगे, डिस्काउंट प्राइस दे पाएंगे। तो यही सीन है इनका। अब आता है सिंगल फ्लीट यूनिफॉर्मिटी। अब बात होता है कि खाली एयर बस या A320 के ही मॉडल रखने से इंडिगो अफोर्डेबल फेयर आपको कैसे दे सकता है। अब आप ऐसे समझो कि अगर फ्लीट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, मतलब बोइंग भी बहुत सारे रहेंगे, एयरबस भी बहुत सारे रहेंगे, ATR भी बहुत सारे रहेंगे, तो पायलट को, क्रू मेंबर को, कैबिन क्रू को ट्रेन अलग अलग फ्लाइट में करने में पैसा भी इंडिगो का लगेगा,
टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और पैसा भी लगता है यार। अब फ्लीट यूनिफॉर्मिटी होने में क्या होता है कि जो फ्लाइट क्रू एक फ्लाइट में ऑलरेडी ट्रेंड है, एक टाइप ऑफ मॉडल में ट्रेंड है, सपोज करो A320 के नियो में ट्रेंड है, सीओ में ट्रेंड है, तो A320 के नियो में भी बहुत इजीली अडेप्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा हुआ, यहां से इन्होंने ट्रेनिंग कॉस्ट काट लिया। अब जब ट्रेनिंग कॉस्ट कम लगा, ट्रेनिंग कॉस्ट उन्होंने बचा लिया, तो कुछ तो फायदा वो कस्टमर तक भी पहुंचाना चाहेंगे, तो इंडिगो ये करता है। फिर उसके बाद कुछ ये सब भी है कि आप डायरेक्ट इंडिगो से बुक करते हो उसके वेबसाइट पे जाके, तो कम पैसा मिलता है क्योंकि कमीशनिंग वाली बात भी होती है। फिर कोटक कार्ड, काइचिंग 6E, ये कोटक का कोई कार्ड आया है स्पेशली जो 6E के साथ एफिलिएटेड है, जिसमें आपको कुछ रिम्बर्समेंट पॉइंट मिलते हैं। अब तो गो स्ट्रेच भी आ गया है, तो उसके बारे में भी आप देख लेना वेबसाइट पे। अब बात आता है थर्ड पिलर के बारे में, कर्टियस एंड हैसल फ्री सर्विस। तो अगर आप देखते हो कि 6E ईट है, अच्छा, कर्टियस एंड हैसल फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत दिक्कत और परेशानी नहीं होती है जब आप इंडिगो का फ्लाइट लेते हो, तो ठीक है। अब ये कैसे होता है कि AI बॉट है, मतलब अगर आप अभी इंडिगो के वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे और आप सपोज करो वहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, अगर आप कस्टमर केयर को कॉल लगाओगे, वो कॉल उठाने में टाइम लगेगा, तब तक आपका पेशेंस भी लूज होगा। आज इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो AI बॉट की मदद से वो क्या होता है ना कि तुरंत तुरंत आपको रिप्लाई मिलने लगता है, चैट आप इजीली कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल होता है। तो ये एक फायदा है, कर्टियस एंड हैसल फ्री सर्विस हुआ ना। ग्रेट NPS, अब ये ध्यान में रखना है, ये वर्ड जरूर बोलना अगर आप बोल रहे हो कि इंडिगो का एक पिलर है कर्टियस एंड हैसल फ्री सर्विस, तो उसमें आपको नेट प्रमोटर स्कोर के बारे में बताना है। नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है? तो एक मेट्रिक यूज होता है, सिंपली कुछ नहीं जानना है नेट प्रमोटर स्कोर के बारे में, सीधा ऐसे समझो कि सपोज करो आप इंडिगो के फ्लाइट से जाते हो, तो इंडिगो आपसे एक रिव्यू मांगता है कि सर वुड यू लाइक टू रिकमेंड दिस एयरलाइन टू योर फेलो मेंबर्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, और आप कितना रेटिंग देना चाहोगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 और 1 to 10 जो भी होगा। तो उसमें पता चलता है ना कि इंडिगो का नेट प्रमोटर स्कोर बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है। तो इससे भी पता चलता है कि सर्विस इंडिगो अच्छा दे रहा है, तभी तो नेट प्रमोटर स्कोर भी अच्छा है ना उसका। तो कर्टियस और हैसल फ्री सर्विस दे तो रहा होगा ना। और ये मोटिवेट भी करता है, जब आपका नेट प्रमोटर स्कोर अच्छा आता है, देन इट ऑल्सो मोटिवेट द फ्लाइट क्रू मेंबर एंड द इंडिगो टीम टू वर्क रियली हार्ड। तो ये सब पॉइंट आपको मेंशन करना है इंटरव्यू के समय में। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनपैरेलल्ड नेटवर्क। अब डोमिनेंस इतना भयानक है, ये इंडिगो के वेबसाइट पे 85 डोमेस्टिक एंड 32 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। हाउएवर अब 91 डोमेस्टिक हो गया है और 37 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। और ये मैं बता रहा हूँ आज आपको 23 मार्च 2025, कल को कुछ चेंज हो जाए तो वो मैं नहीं बता सकता, आपको इंडिगो का वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। उसके बाद अनपैरेलल नेटवर्क होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो फ्लीट साइज काफी बड़ा है, 1300 एयरक्राफ्ट यार, 1300 एयरक्राफ्ट, 2100 डेली फ्लाइट्स वो करता है, 91 डोमेस्टिक है, 37 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, और कोड शेयरिंग एग्रीमेंट विद 10 पार्टनर है। यहाँ पे 8 एयरलाइन कोड शेयरिंग है, बट एक्चुअली में वो 10 कोड शेयरिंग पार्टनर है। अब 10 कोड शेयरिंग पार्टनर कौन से है? टर्किश एयरलाइन। टर्किश एयरलाइन इज द मोस्ट तो क्या ही बोलेंगे, टर्किश एयरलाइन सबसे पहला कोड शेयर पार्टनर था इंडिगो का, है इनफैक्ट। बात करते हैं कोड शेयर एग्रीमेंट या कोड शेयर पार्टनरशिप होता क्या है। तो इन सिंपलेस्ट टर्म कोड शेयर एग्रीमेंट क्या होता है कि सपोज करो आपको जाना है मुंबई से इस्तांबुल जाना है, ठीक है। तो आपने मुंबई से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट बुक किया 6E के थ्रू, 6E के थ्रू, आप 6E के वेबसाइट पे जाके बुक किया आपने। हाउएवर जो फ्लाइट ऑपरेशन है ना मुंबई से इस्तांबुल का, वो टर्किश एयरलाइन कर रहा है। आप टर्किश एयरक्राफ्ट में जा रहे हो, टर्किश एयरलाइन के फ्लीट में जा रहे हो, तो ये होता है कोड शेयर पार्टनरशिप, ठीक है। वो कंपनीज आपस में एग्रीमेंट बनाती है, उसका कुछ कमीशन वमीशन होता होगा। उसके बाद अदर कोड शेयर पार्टनरशिप कौन कौन से है? जापान एयरलाइन एकदम नया ये कोड शेयर पार्टनरशिप है, 16 दिसंबर 2024 में साइन हुआ है। एयर फ्रांस है, अमेरिकन एयरलाइन है, ब्रिटिश एयरलाइन है, KLM है, मलेशिया एयरलाइन है, एयरलाइन का स्पेलिंग गलत है मलेशिया वाले में, कांतास है, कतर है, वर्जिन अटलांटिक है। सो ये 10 कोड शेयर पार्टनरशिप है, इसमें से कुछ याद तो कर ही लेना। सबसे पहला टर्किश है, सबसे नया जापान है, बस ये दोनों तो याद करना ही, कुछ और याद हुए तो अच्छी बात है। अब बात आती है कोर वैल्यूज क्या है इंडिगो का। यार ये मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे कैडेट प्रोग्राम का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी ये इंटरव्यूअर ने पूछा था, और सिर्फ मेरे से नहीं पूछा था, वहाँ पे जितने भी लोग आए थे ऑलमोस्ट सभी से उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा था कि व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिगो,
ठीक है, तो ये कोर वैल्यूज आपको बताने पड़ेंगे, ये 5 कोर वैल्यूज जो लिखे हुए हैं, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपके वैल्यूज और इंडिगो के कोर वैल्यूज कैसे अलाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बात होता है कि पहला कोर वैल्यूज है ऑलवेज सेफ, तो हाउ कैन यू इंश्योर दैट यू प्रायोरिटाइज सेफ्टी। ठीक है, आप कैसे सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हो, तो आप बताओगे कि हाँ मैं बहुत काम और कंपोज्ड हूँ, अगर मैं ड्राइव भी करता हूँ तो मैं बहुत कामली ड्राइव करता हूँ, अगर मैं प्री फ्लाइट चेक में मैं बिलीव रखता हूँ। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो एग्जांपल दे सकते हो, मैंने तो दिया था कि यार मैं सीट बेल्ट भी लगाता हूँ, रेकलेस ड्राइविंग नहीं करना है मेरे को, प्री फ्लाइट चेक ज़रूर करता हूँ मैं अपना, अगर कार भी निकाल रहा हूँ तो मैं कार का एक बार हवा चेक कर लेता हूँ, इंजन ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, इंजन टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, ये सब आप बता सकते हो। पैशनेटली कंसिस्टेंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ यू आर पैशनेटली कंसिस्टेंट, आपको बताना है कि आप डिसिप्लिन कैसे हो, क्योंकि जब आप पायलट एज अ जॉब का बात करते हो तो यहाँ पे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आप बताओगे कि कैसे आप पैशनेटली कंसिस्टेंट हो, कोई एग्जांपल है तो बताओ, अगर आप जिम करते हो तो बताओ, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बताओ, कोई आप कोर्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो बताओ कैसे आप पैशनेटली कंसिस्टेंट हो। सर्विस फ्रॉम द हार्ट आपको बताना है, सिंपल मीनिंग है सर्विस फ्रॉम द हार्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ह्यूमिलिटी विद प्राइड का मतलब क्या होता है कि कैसे बताऊं, आपको अपने आप आ, अगर मैं ह्यूमिलिटी विद प्राइड एक्सप्लेन करूं तो यू आर हाईली prideful about your accomplishment but also you are modest at the same time। ठीक है, कि आपको अपने अचीवमेंट पे बहुत गर्व है बट एट द सेम टाइम आप मॉडेस्ट भी हो। तो इंडिगो के का भी यही है, मार्केट शेयर देख लो इतना है, सब कुछ इतना अच्छा है इंडिगो का, उसके बाद भी इंडिगो लो कॉस्ट कैरियर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका देखोगे कितना अच्छा है, कोर वैल्यूज कितने अच्छे हैं, तो ये सब आप बोल सकते हो। पावर ऑफ वी का मतलब क्या होता है, टीम वर्क का बात होता है, इंडिगो का टीम वर्क के बारे में। तो पावर ऑफ वी में आपको समझाना है कि आप कैसे टीम वर्क को प्रायोरिटाइज करते हो। कभी भी आप फ्लाइट में एज अ कैप्टन बैठे हो या एज अ फ्लाइट क्रू हो, एक टर्म आता है CRM, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें सबसे बड़ा जो इफेक्टिव पॉइंट ही उसका है ना CRM का, वो टीम वर्क है। टीम वर्क के बिना पायलट एविएशन में कोई काम नहीं हो सकता है, कॉकपिट में तो कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंडिगो की जर्नी क्या रही है या उसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो 2006 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, 2009 में इंडिगो बिकेम प्रॉफिटेबल, 2011 में इट गोज इंटरनेशनल, और पहला फ्लाइट था उसका न्यू दिल्ली से दुबई के लिए इंटरनेशनली, और कौन सा फ्लाइट था, A320। 2014 में 100th एयरक्राफ्ट उसको मिल जाता है, 2015 में इंडिगो गोज पब्लिक, 2017 में वो ऑर्डर करता है 50 ATR, और उस समय वो 46 डेस्टिनेशन सर्व कर रहा होता है। 2018 में वो कोड शेयर एग्रीमेंट करता है विद टर्किश एयरलाइन, और डिलीवरी उसको मिलता है 200th एयरक्राफ्ट का। 2022 में वो 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन में सर्व करता है, और एक फ्राइट बिजनेस भी चालू करता है। फ्रीट बिजनेस मतलब क्या हो गया, कार्गो डिलीवरी का, ये सब का बिजनेस चालू हो गया। A321 के साथ चालू करता है। A321 जिसके साथ वो चालू करता है, उसका कैरी कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी कितना होता है, 27 टन ऑफ कार्गो। 2023 में पेरिस एयर शो में वो ऑर्डर करता है 500 एयरक्राफ्ट। 2024 में इंडिगो रिसीव करता है 60 एयरक्राफ्ट। आप देख लेना, अभी शायद इंडिगो का XLR भी आने वाला है। ठीक है, वो XLR के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंडिगो का जितना फ्लीट है सबके बारे में डिस्कस करेंगे, A320 के एयरबस के जितने फ्लीट है सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबका बेसिक डिफरेंस समझेंगे। एंड पर्सनली XLR इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एयरक्राफ्ट। वो यार मतलब मेरा बस चले तो मैं वही चलाऊँ। नैरो बॉडी भी है, पर उसके आप उसका वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट भी कवर अप कर सकता है। इंटरेस्टिंग ना। टोटल एयरबस अगर हम देखें इंडिगो के पास कितना है, तो 1330 है। 1300 मैंने बताया था, 1330 एग्जैक्ट है। ये आज का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब Q3 में हम लोग देखें तो इंडिगो ने क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले तो 126 डेस्टिनेशन कवर अप किया है इन्होंने, 89 डोमेस्टिक एंड 37 इंटरनेशनल। 2200 डेली फ्लाइट हो गया है। टेक्निकल डिस्पैच रिलायबिलिटी 99.8% है। 7 लार्जेस्ट एयरलाइन है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 73.3% है। ओके, वर्कफोर्स 41,000 प्लस है, जिसमें 45% वुमेन है। इंडिगो शक्ति
लोड फैक्टर 86.9% है, लोवेस्ट कैंसिलेशन रेट है एज पर द डीजीसी, ये भी आपको पता होना जरूरी है, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। कार्गो कितना कैरी करता है वो जानना है, और लार्जेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी है आई फ्लाई, ठीक है, जहाँ पे डेली 2200 से ज़्यादा पर्सन को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब देख लेना, आवर फ्लीट देख लेना। अच्छा ये एक देखना ईएसजी हाईलाइट, मेरे इंटरव्यू में ये मुझसे पूछा गया था और मुझे नहीं पता था उस समय, ठीक है। तो ये देख लेना कि ईएसजी हाईलाइट क्या है, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस के लिए इंडिगो का क्या क्या अचीवमेंट है और वो क्या कर रहा है। जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, तो फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, करंट इंजन ऑर्डर से न्यू इंजन ऑर्डर पे वो आ रहा है, जिसके कारण 15 to 20% फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये करना है आपको। फिर 19% CO2 एमिशन रिड्यूस कर दिया है वो, ठीक है। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा है विद बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस, ठीक है। फिर जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखते हो तो CSR तो हम लोग अलग कवर अप करेंगे ही। गवर्नेंस में आप देख सकते हो कि डेटा ब्रीच नहीं हो पाया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एथिक्स सर्विस स्कोर में 4.2 मिला है 5 में, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये रिकॉग्निशन है, इसको पॉज करके प्लीज़ पढ़ लेना, ये कुछ नहीं, बस देख लेना एक बार, पता होना चाहिए कि रिकॉग्निशंस क्या क्या है, इंडिगो क्या क्या अवार्ड जीता है, ठीक है। लीडरशिप के बारे में ये पता होना जरूरी है, ये इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, हु इज़ द CEO, हु इज़ द COO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये जरूर पूछते हैं क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आपको पता होता है, बट COO में और CFO में आप कंफ्यूज रहते हो, तो ये दोनों नाम अच्छे से पता होना चाहिए। सिद्रे पोरकेरास, गौरव एम नेगी, राहुल भाटिया, पीटर एल्बर्स, कैप्टन अशीम मित्रा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इंडिगो। तो इंडिगो रीच, जो CSR इंडिगो का जो CSR ब्रांच है उसका नाम है इंडिगो रीच, और इसके टोटल 4 आर्म है, मतलब ये 4 सेक्टर में काम करते हैं। पहला है चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम लोग इंडिगो शक्ति के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ इज हेरिटेज। अब देखो ये भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि इंडिगो के बारे में उसने पूछा था कि सबसे ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगता है, तो मैंने बताया कि वो कैसे रूथलेस है, सेल्स लीजबैक मॉडल, हब एंड स्पोक, और मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताया था कि मुझे उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आपने वेबसाइट खोल के पढ़ा है, मतलब आप ऐसे ही नहीं आ गए हो, ठीक है। तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करें इंडिगो रीच में, तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो ओवर 44400 चिल्ड्रन बीइंग एजुकेटेड, ओवर 56,500 वुमेन एम्पावर्ड, 10,000 ट्री प्लांटेड, ठीक है, ये सब है। बट अब इन डिटेल बात करते हैं कि हुआ क्या है। बहुत सारा, हर आर्म में देखा जाए तो काफ़ी सारा काम किया गया है इंडिगो के द्वारा हर आर्म में। हाउएवर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने खुद का नोट्स बनाया था, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो इसी ईयर के जनवरी फरवरी में मैंने बनाया था ये नोट्स। सो सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करें तो इंडिगो स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम है जिसमें बेनिफिशियरी अराउंड 22,500 चिल्ड्रन है, जिसमें वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल की बात करता है। कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल का, तो रेमेडियल क्लासेस देता है, जिसमें एक प्रोग्राम चलाता है खेल खेल में शिक्षा, ठीक है। वो प्लेफुल टीचिंग सिखाता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनाता है, वॉशरूम कंस्ट्रक्शन बनाता है, वॉशरूम कंस्ट्रक्शन करता है, रिनोवेशन का काम करता है। फिर एक बाला प्रोग्राम भी चलाता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड ना, ये मैंने देखा था, मैं जयपुर गया था तो जयपुर में मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में देखा था। वहाँ पे था क्या ना कि सपोज करो एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें एक वॉल है मतलब कोई बिल्डिंग है, उसमें एक वॉल है और उसमें ABCDEFG या पोएम लिखा हुआ है। तो दिस इज क्या है, दिस इज बिल्डिंग बाय लर्निंग इट, दिस इज अ गुड कंसेप्ट। इंडिगो अडॉप्टेड 75 गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट, ये सब नाम है MP में, गुजरात में, असम में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। स्मार्ट मोबाइल डिजिटल बस भी है जो कि इंटरनेट अनेबल्ड होता है। अब क्या होता है ना कि डिजिटल बसेस चलते हैं, मोबाइल डिजिटल बसेस चलते हैं जो कि स्कूल्स जाते हैं। टोटल 5 स्मार्ट बसेस है जिसमें हर एक बस में 20 कंप्यूटर है, यानी 100 कंप्यूटर हो गए, जिसमें NCERT बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड डिजिटल लर्निंग है, ठीक है। LED स्क्रीन्स लगा हुआ है जहाँ पे इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, सेशन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ठीक है। दिस बस ऑल्सो ट्रेन गवर्नमेंट टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ फॉर डिजिटल एंड इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव लर्निंग प्रोसेस, एजुकेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अर्बन स्लम इन गुड़गांव विथ मिड डे मील।
setting up MLAC, that is Mohalla Learning Activity Center for children of classes 1 to 8 in Project Geography Village in MP. Also TMIL Technology Medicated Interactive Learning. ठीक है, तो ये सब देख लेना यार पॉज करके, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात आता है इंडिगो शक्ति के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ग्रास सीलिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो इट फोकसेस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ऑन फार्म एंड ऑफ फार्म विद कलेक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस। मतलब वुमेन को ये सिखाता है कि भाई आपने फार्म प्रोड्यूस तो कर लिया, आपने टमाटर तो उगा लिया, अब ये ऑफ फार्म में आप इसको कैसे प्रोसेस करके इसकी सॉस बना सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैसे इसको पैक कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। तो देखो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अभी तक इन्होंने 12,000 रूरल वुमेन को एम्पावर किया है, 55 विलेजेस में ये टोटल काम चल रहा है। फिर 24 मंथ ऑफ होलिस्टिक लाइवलीहुड प्रोग्राम भी देते हैं ये, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना यार। विलेज कमेटी का फॉर्मेशन भी करते हैं, अति दरिद्रा सहायक कमेटी, और ये सब कुछ है। हाँ, तो जब उन्होंने मेरे से CSR पूछा था तो मैंने फर्स्ट 2 नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि भाई तो कोई भी 2 आम एक्सप्लेन करते। देन आई एक्सप्लेन हेरिटेज और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अब इसमें क्या है ना कि वो सब वेग टर्म है कि हाँ एजुकेट करना है। अब इन्वायरमेंट में हेरिटेज, स्पेशली हेरिटेज में देखते हैं हम लोग क्या है। इन्वायरमेंट में है रिवाइविंग वाटर टैंक्स एंड पॉन्ड विद प्रधान। अब प्रधान जो है वो एक्चुअली एक NGO है, इंडिगो 100 ऑफ NGOs के साथ उसका टाई अप है जो मिलके ये सारा काम करता है, उनमें से एक प्रधान भी है। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 8 वाटर टैंक्स और 10 विलेज पॉन्ड को रिजुविनेट किया है, रिवाइव किया है, ट्री प्लांटेशन का काम हुआ है, फिशरी इंट्रोड्यूस किया है, कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट का काम किया है। अच्छा, बुंद प्रोजेक्ट ऑफ वजीराबाद एंड चकरपुर, इस पे भी काम किया है। तो होता क्या था ना कि जब गुड़गांव में अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा बंद था। बुंद क्या होता है, ट्रेडिशनल फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है। ठीक है, जिससे वो ग्राउंड फ्लड आता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, तो वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा तो फ्लड नहीं आएगा। अब हुआ क्या ना कि ये जब अर्बनाइजेशन हुआ तो यहाँ लोग कचरा फेंकने लगे, ब्लॉकेज हो गया, तो रिजुविनेट किया गया, रिवाइव किया गया ये बुंद प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में लिखना है कि इलीगल सीवेज डंपिंग बंद किया गया। फिर प्रेजेंटली अगर हम अभी देखा जाए तो प्रेजेंटली बुंद नाउ स्टैंड एज द ग्रीन लंग ऑफ गुड़गांव, जहाँ पे जॉगर और साइकिलिस्ट डेली विजिट करते हैं। बहुत अच्छा जगह है। द अप साइकिलिंग प्रोजेक्ट भी है, इंडिगो विद चैतन्य पार्टनरशिप, चैतन्य NGO पार्टनरशिप एम टू रिफर्बिश एंड ट्रांसफॉर्म रिटायर्ड अप हॉजरी ऑफ एयरक्राफ्ट इंटीरियर इनटू बैग्स, पाउचेस, फोल्डर। देख लेना यार जो भी है ये सब। उसके बाद हाँ, इको रिस्टोरेशन ऑफ सिकंदरपुर पॉन्ड, ये भी किया गया। हेरिटेज में रिस्टोरेशन ऑफ, जैसे लाल बाग इंदौर में है तो इनक्रेडिबल इंडिया MP, तो वहाँ पे लाल बाग को रिस्टोर किया गया। फिर प्रिजर्व किया गया रहीम खान के टॉम को जो कि दिल्ली में है। फिर एक हैदराबाद में प्रिजर्व किया गया मोहम्मद कुतुब शाह के टॉम को। ठीक है, अब बात आता है, ये इंटरेस्टिंग है कि Q3 में ना इंडिगो 2006 में आया, 2009 में उसने पहला प्रॉफिट किया और तब से वो प्रॉफिट कर ही रहा था। अचानक Q3 में इंडिगो ने दिखाया 18.6% का लॉस। बट ये एक्चुअली देखा जाए तो ये लॉस कोई मिस हैपनिंग के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, ये लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी हुआ। अब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सपोज डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि डॉलर खरीदने के लिए, देखो सारा पेमेंट जो भी होता है, फ्यूल का हो, पार्ट्स का हो या कुछ भी हो, आप अगर एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हो या मेंटेनेंस चल रहा है तो सारा पेमेंट आपको डॉलर में देना पड़ता है। होता क्या है डिप्रिसिएशन में कि इंडियन रुपीज, एक्सक्यूज मी, आपको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा इंडियन रुपी पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप देखते हो ना कि अगर मान लो कि आप $1 का प्राइस 83 या 87 जो भी है रुपीज़ है, तो आप समझो 87 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, आप 87 रुपीज़ दे रहे हो ताकि $1 खरीदो। तो समझो अगर वो $700 बिलियन डॉलर है या कुछ भी है, तो आप उसको सोचो कितना ज़्यादा रुपी देना पड़ जाएगा। अगर ये $1 इक्वल टू 50 रुपी हो जाए तो ये क्या हो गया, हमारा रुपीज़ अप्रिशिएट किया। तो बेसिक रीज़न यही है कि डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी के कारण ये 18.6% का लॉस किया गया और जिसके कारण ना 20% इंक्रीज हो गया ओवरऑल स्पेंडिंग में। ठीक है, पर अगर हम इसको साइड करते हैं तो एक्चुअली इंडिगो ग्रो किया है बाय 26% से।
रेवेन्यू ग्रोथ इसका स्टडी रहा है 13.7% पे, 12% इंक्रीज इन अवेलेबल सीट पर किलोमीटर है और 20% और ईयर पे ये ग्रो करेगा। अब अवेलेबल सीट पर किलोमीटर क्या, ये मैंने पॉइंट बोला था अवेलेबल सीट पर किलोमीटर का, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए था प्लीज़। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो स्पेशली अगर मेंशन करें कि रीसेंट न्यूज़ अगर आपको पता है क्वार्टर के बारे में, Q3 के बारे में, तो आप प्लीज़ बताना, अपने मन से मत बताना कि इंडिगो ऐसा लॉस किया है या कुछ किया है, ये ख़राब इंप्रेशन देता है। तो मैंने ये बताया था, फिर मैंने बताया कि इंस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, उसके बाद अवेलेबल सीट पर किलोमीटर इंक्रीज हुआ। तो उन्होंने पूछा था कि अवेलेबल सीट पर किलोमीटर क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ स्पीड अवेलेबल इनटू डिस्टेंस फ्लो। ये बताता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एयरलाइन, कि जो फ्लीट आपका, आप जो एयरक्राफ्ट लेते जा रहे हो, तो वो टोटल सीट का कैपेसिटी कितना है, टोटल एयरक्राफ्ट आने के बाद एयरलाइन की कैपेसिटी कितनी होती जा रही है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब एक बात मैं बोल दूं अच्छे से, ये PDF इज मोर देन अनफ। अगर आपको एयरलाइन का इंटरव्यू देना है, कैडेट है वो या कैबिन क्रू हो या फिर ग्राउंड स्टाफ हो, ये वीडियो इज़ मोर देन अनफ। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय बाय। हाँ, नियो सीओ के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, एयरक्राफ्ट के सारे, इंडिगो के सारे फ्लीट के बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक